ज़ाविया रूम में गया। वहाँ बेड पर ही माला को मासूम की तरह सोया देखा तो उसके लब मुस्कुराए थे। कितनी मासूम लगती हो ना मेरे भालू, लेकिन तुम एक मॉन्स्टर की कैद में आ गई हो, जो कि बहुत गलत हुआ तुम्हारे लिए। नजरों की तपिश थी या कुछ और, माला की एकदम से आंख खुली और ज़ाविया को अपने इतने नज़दीक देखकर वो खौफजदा हुई थी। अरे मेरी डार्लिंग, तुम तो मेरे सारे ख्वाब तोड़कर सो रही हो। ज़ाविया उस पर झुकते हुए बोला तो माला पीछे खिसकी। अभी तो तुम्हें जानी का मतलब बताना है ना डार्लिंग। वो उसके बालों की लट कान के पीछे कर था, कान पर अपने दांत काट गया जिससे माला की सिसकी निकली थी। नहीं नहीं प्लीज। लेकिन ज़ाविया ने उसकी सुने बगैर उसे उठाया। चलो भालू, ये तुम्हारा कमरा नहीं है, अपने कमरे में चलते हैं, वहां जाकर गोल्डन नाइट मनाएंगे। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? हमारा निकाह हो चुका है, तुम मेरे साथ ही रहोगी ना। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। वो अपने होफ को एक साइड पे रखती जोर से बोली, जबकि ज़ाविया ने उसकी हिम्मत को दाद देते एक आईब्रो उचकाकर उसे देखा, जैसे कह रहा हो दोबारा कहना। जबकि माला ये बात कहकर अपने लब अपने दांतों तले चबाने लगी, ज़ाविया ने उसकी कमर पकड़कर अपनी तरफ खींचा, जिससे वो कटी डाली की तरह उसके सीने से लगी थी। तुम्हें किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता। तुम सिर्फ मेरी हो भालू, चाहे तुम्हें बदला लेने के लिए शादी की है, लेकिन तुम मेरे बचपन का प्यार हो, जिसका इंतजार मैंने 7 सालों से किया है। वो दिन आ गया है, तब क्यों तुम्हें जाने दूं? तुम मेरा जुनून हो माला, और अगर इधर से भागने की कोशिश की तो यकीन करो, मेरे गार्ड्स उसी वक्त तुम्हें भूखे कुत्तों के आगे फेंक देंगे। माला तो उसकी ऐसी बातें सुनकर कांपने लगी थी। पर प्लीज सावी, क्या चाहते हो? उसको दूर करते कपकपाते लहजे में गोया हुई। तुम्हें चाहता हूँ भालू, वो माला को गहरी नजरों से देखते बोला। वही जो एक शोहर नई नवेली दुल्हन से चाहता है। वो ये बोलता माला की होश उड़ा गया था। इसी बात से माला का चेहरा लाल हुआ था, उसकी जान लबों पे आई थी। ज़ावियार तो उसका लाल चेहरा देखकर मुस्कुरा रहा था। ज़ावियार की भालू कितनी खूबसूरत थी उसे आज पता चला था। शादी तो उससे बदला लेने के लिए की थी, मगर उससे अपने इरादे अब टूटते हुए महसूस हो रहे थे। लेकिन वो नवाज को तो किसी हालत में माफ़ नहीं करने वाला था। वो औरतों पे हाथ उठाने वाला मर्द नहीं था। वो अपने बालों पर हाथ नहीं उठा सकता था। लेकिन जो माला ने उसके साथ किया था, उस पर यकीन ना करिए, उसका यकीन तोड़ा था। उसकी सजा तो उसे ज़रूर देगा, लेकिन हाथ उठा के नहीं, अपने तरीके से। लेकिन अगर कभी उससे उससे दूर जाने की कोशिश की तो उसे ज़रूर सजा दे सकता था। ये बहुत जल्द होने वाला था। वो उसे पकड़ता हुआ रूम में ले गया और वो खिंची उसके साथ चली गई। और उस कमरे में जाकर साव्यार ने माला का हाथ छोड़ा। जाओ, चेंज कर लो। वो संजीदा लहजे में बोला। माला ने वार्डरोब खोली तो सामने अपने लिए इतनी ड्रेसेस से वो हैरान हुई थी। हर चीज़ उसके पसंद की थी। स्पेशल पठानी फ्रॉक को बहुत पसंद करती थी बचपन से, वो भी ला कर रखे थे। लेकिन अभी वो डर रही थी, वो क्या पहने। अभी वो देख रही थी कि अपने पीछे साव्यार की मौजूदगी महसूस करके वो सांस रोक गई। वो आगे बढ़ता उससे लाल रंग का शॉर्ट फ्रॉक निकालता उससे पकड़ा गया। पकड़ो और ये पहनो, और ये रोती धोती नजर ना हो मुझे। उससे गाल पर हल्का सा दांत उससे कट लगाता पीछे हुआ है, जिससे माला की सिसकी निकली। वो जल्दी से फ्रॉक पकड़े बाथरूम भागी थी और साव्यार ने माला की पूछ जो संजीदा नजरों से देखा था। वो बाथरूम से बाहर आई तो साव्यार कमरे में मौजूद नहीं था। वो भागकर सोफे पर कंबल लेकर लेट गई और आंखें मूंद ली। वो कभी भी साव्यार के साथ एक बेड पर नहीं सो सकती थी। जावियार उसके लिए खाना लेकर आया तो उसे सोफे पर लेटे देख उसकी आंखें लाल हुई थी। यानी कि अभी भी उसे इज्जत लूटने वाला समझ रही थी कि उसकी इजाज़त के बगैर उससे हाथ लगा लेगा। वो गुस्से से खाना टेबल पर रखते आगे बढ़ा। माला, उठो। फिर वो गुस्सा जब्त करते तहामुल से बोला, मगर वो वैसे ही लेटी रही। मुझे पता है भालू, तुम जाग रही हो। चलो, अगर नहीं भी जाग रही तो मैं अपने तरीके से जगा देता हूँ। और इससे पहले कि वो उस पर झुकता, माला छट से उठी थी। उसे जल्दी से उठता देख सायार के लबों पर मुस्कुराहट आई थी। बड़ी जल्दी उठ गई, मुझे उठाने तो देती ना। माला खजल होती इधर उधर देखने लगी। मुझे वहाँ नहीं सोना। वो आंखों में डर लिए उससे कहने की लगी। क्यों? अभी भी डर है कि मैं तुम्हारी इजाजत के बगैर तुम्हें हाथ न लगा दूं? उसका पासुदा बोझा बोला। नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। वो जल्दी से डरते हुए बोली। चलो आओ, खाना खा लो, फिर मुझे कहीं जाना भी है। माला फिर डर के मारे मसम्मत भी नहीं कर सकी। उसे वैसे भी भूख लग रही थी। एक जरूरी काम है, मेरे आने तक तुम बेड पर ही मिलो मुझे। ये सोफा सोफा मुझे नहीं खेलना, आई समझ? वो साथ साथ उसे आराम से खाना खिलाते हुए बोला। वो डर के मारे चुपचाप खाना खाती रही,
जब पेट भरकर खाना खा लिया तो वो उससे एक नज़र देखता चलता गया। उससे एविल के साथ कहीं जाना था। पीछे माला बेड पर दुबक कर लेट गई। कयान की मेहंदी का फंक्शन भी हो गया था, लेकिन वो खुश नहीं था। जिसके साथ शादी करना चाहता था वो तो मौजूद ही नहीं थी। नायला भी उदास थी, लेकिन उससे अपनी बेटी की शादी करनी थी। वो कब तक इनका इंतजार करते। सड़क पर एक गाड़ी तेज रफ्तार से चल रही थी। अंदर बैठे दो इंसानों के चेहरे पे सफाकियत और शैतानियत से भरपूर तासुरात थे। एक घर के सामने कार रुकी। एविल ने घर को देखा। उसकी आंखों से आग निकलने लगी थी। मॉन्स्टर, तुम यहाँ ही रुको, मैं अपना काम करके आती हूँ। जल्दी आना एविल, तुम्हें पता है ना मेरी दुल्हन मेरा इंतजार कर रही है घर में। एक साइड मुस्कुराहट से मॉन्स्टर बेहद वजीह लगा था। हाँ हाँ, फिक्र मत करो, बस 5 मिनट का काम है। वो ब्लैक सूट पहने, फुल मास्क लगाए, जिससे बस उसकी ब्राउन आंखें नजर आ रही थी। एविल एक कमरे में पहुंच चुकी थी, जहां एक लड़की मेहंदी की दुल्हन बनी बैठी बहुत खुश थी। अचानक से कमरे की लाइट बंद हुई। वो लड़की डर के मारे इधर उधर देखने लगी थी। कौन है? वो लड़की डर के मारे बोली थी। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो? अनजान है कोई, गुमनाम है कोई। ये आवाज सुनकर वो लड़की थर थर कांपने लगी थी। इविल! इविल ने अपना चाकू निकालकर उस लड़की के होंठों पर रखा था। वो लड़की मेहंदी की ड्रेस में सामने खड़ी सफाक लड़की के सामने कांप रही थी। तुम्हें मेरे इश्क से, इविल के इश्क से शादी नहीं करनी चाहिए थी। उस लड़की को तो सामने खड़ी मौत नजर आ रही थी। उसकी बातें सुनी कब रही थी। मैं तुम्हें मार नहीं सकती, क्योंकि तुम कोई गुनाहगार नहीं हो ना, लेकिन तुम बेगुनाह भी नहीं हो। मैंने क्या किया है? वो लड़की हिम्मत करती बोली थी। मैं तो काया। उस लड़की का इतना कहना था कि एविल ने एक जोरदार थप्पड़ उससे मारा था कि उसका सर जोर से सामने दीवार के साथ लगा था और वो वहां ही गिरी थी। सर से खून निकलने लगा था। एविल ने अपना चमकदार चाकू निकाला था। इतनी चमक थी उस चाकू, और चाकू के ऊपर लिखा बड़ा सा एविल कि किसी को भी खौफ में मुब्तला कर देता था। वो लड़की एविल को अपनी तरफ बढ़ते देख खौफ से आवाज़ निकालने की कोशिश करने लगी, लेकिन निकाल नहीं पा रही थी। वो आराम से उसके पास बैठ के और उस लड़की का हाथ पकड़ लिया। वो लड़की के सर से खून निकल रहा था। तुम्हें मेरे इश्क को अपनी हाथों की लकीरों में लिखना चाहा था, तो ऐसा करते हैं, जिन हाथों की लकीरों में मेरा इश्क है उन लकीरों को मिटा देते हैं। वो आहिस्ता से उसके हाथों की लकीरों में अपना चाकू चलाने लगी थी। उस लड़की की सबसे चीखें दब गई थी। श्श्श, कुछ देर बाद तुम पुरसुकून हो जाओगी। उसके हाथ खून से भर चुके थे। वो एक एक करके उसके हाथ पर चाकू चलाते उसका हाथ जख्मी कर चुकी थी, और लड़की दर्द न बर्दाश्त करते हुए बेहोश हो चुकी थी। ये तो बेहोश हो गई। एविल ने अपनी पॉकेट से एक डिवाइस निकाली थी, जो कि इलेक्ट्रिक शॉक था। एविल उससे बस सभी इस्तेमाल करती थी जब किसी इंसान को जिंदगी और मौत के बीच लटकाना हो, वरना वो सीधा अपना तेजधार चाकू उस इंसान के दिल पर वार करती थी और वो इंसान दूसरा लफ्ज़ बोलने से कासिर हो जाता था। एविल ने पहले उसे थप्पड़ मारकर होश में लाना चाहा था, और वो लड़की होश में आई थी। वो लड़की उस डिवाइस को देखकर खौफजदा नज़रों से एविल को देखने लगी थी। एविल ने बगैर उसकी नज़रों को देखे वो डिवाइस उस लड़की की गर्दन पर लगा दी थी। वो लड़की तड़पी थी। 10 सेकंड बाद उस लड़की का वजूद साकिन हुआ था और एविल मुस्कुराती उसको छोड़ आई थी। शुक्र करो, तुम्हें मैंने मारा नहीं, तुमने मेरे इश्क पर नजर रखकर बुरा किया था। अब तुम जाओ सीधा कोमे में या ऊपर। वो सीटी मारती जैसे आई थी वैसे ही चली गई। पीछे उससे लड़की का जिंदा लाश वजूद पड़ा था। बड़ी देर कर दी, तुम्हें पता भी है मुझे जाना है अपने भालू को देखने। मॉन्स्टर ने मसूई गुस्से से एविल से बोला था। एविल उसकी बात इग्नोर करती गाड़ी में बैठी थी। मॉन्स्टर ड्राइविंग सीट पर बैठा था। एविल, तुमने उसकी खातिर अब तक 2 बेगुनाह लड़कियों को जिंदा लाश बनाया है। तुम उसके पास चली क्यों नहीं जाती? मैं जाऊंगी उसके पास मॉन्स्टर, बहुत जल्द, क्योंकि अगर वो मेरा नहीं है ना, तो इस दुनिया में वो किसी का भी नहीं होगा। ये एविल का वादा है। कब जाओगी? लेकिन एविल खामोशी के साथ सीट के साथ सर टिका गई थी। मॉन्स्टर समझ चुका था कि वो मजीद बात नहीं करेगी। वो भी खामोशी से ड्राइविंग करने लगा। अब सुकून की नींद आएगी मुझे। एविल अपना काम खत्म करते सुकून से बेड पर आकर कयान की तस्वीर को अपनी आंखों में बेपनाह मोहब्बत बसाए उसे देखने लगी थी। आन! कितने अरसे बाद उससे अपने आन को पुकारा था, और फिर एविल ने अपने लव कयान की तस्वीर पर रखे थे। आप सिर्फ मेरे हैं, मैं कहती थी ना, आप मेरे हैं और किसी का होने नहीं दूंगी। और आपको पता है मैं अपने वादे की कितनी पक्की हूँ। अब आपकी शादी नहीं होगी,
तो अब आपकी ज़िंदगी में आपकी एन को वापस आ जाना चाहिए ना, आपको पाने के लिए, आपको हासिल करने के लिए। उसकी बातों में जुनून था कयान को पाने का। वो कितनी ही देर कयान की तस्वीरें देखते बातें करने लगी थी। कितनी ही देर वो कयान की तस्वीरों से बातें करते-करते सो गई। ज़ावियर वापस आया तो माला को बेड पर ही सोई देख उसके लबों पर मुस्कुराहट आई थी। उससे चेंज किया और माला के साथ बेड पर जाकर लेट गया और माला के गिर्द हसार बांधकर उसके सुनहरी बालों की खुशबू अपने अंदर उतारने लगा। माय भालू। माला जो उससे खींचने पर ही उठ गई थी, उसके सीने से लगते वो थोड़ा दूर होने लगी। सो जाओ भालू, क्यों मुझे आजमा रही हो? अब तुम मुझसे दूर हुई तो मैं सब भूल जाऊंगा और जानी बनकर दिखाऊंगा, और फिर तुम्हें भी सोने नहीं दूंगा। बेहतर है कि मुझसे दूर मत हो, भागो, और ना ही तुम भाग सकती हो। उससे गंभीर लहजे से माला की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। वो जल्दी से उसके सीने से लगते ही आंखें मूंद गई। जो तुमने मेरे साथ किया है ना माला, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। तुम्हें मैं उसकी सजा जरूर दूंगा, लेकिन अपने तरीके से। उसे देखते देखते उसके गिर्द हसार बांधकर आंखें मूंद गया। अगली सुबह कयान वालों के पास लड़की की खबर मिल चुकी थी। नायला और कयान तो परेशान हो गए थे कि अचानक से क्या हो गया है। पता करने पर मालूम हुआ कि इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से हार्ट अटैक हुआ है और वो कोमे में चली गई है। कयान की शादी वहीं रुक गई थी और नायला के ख्वाब चिकनाचूर हुए थे। कितनी खुश थी वो, लेकिन ये किस्सा भी ईविल की वजह से तमाम हुआ था। ऐसे कैसे वो भाग सकती है नवाज? किंग तो दहा रहा था और साथ बैठे अतील किसी गहरी सोच में था कि उसकी माला भाग गई है। क्या वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी? नवाज, मेरी ही गलती है जो तेरी बेटी से शादी करने का सोचा। उसे उठवा लेता तो आज वो मेरे बिस्तर पर होती। अदिल भी गुस्से से बोला। नवाज भी परेशान था कि कहीं किंग उसे मार ना दे। किंग, मैं आपका वफादार हूं, मैं कैसे मना कर सकता हूं आपको? पता नहीं, रात को तो वो घर ही थी, पता नहीं चला कहाँ चली गई। तुझ पर यकीन है नवाज, वरना इस वक्त तेरी लाश यहाँ पड़ी होती। मेरे बेटे को तेरी बेटी चाहिए, जहां से मर्जी ला कर दो, वरना तू भी मारा जाएगा और तेरी बेटी को तो ढूंढ ही लेंगे। उसका इतना बुरा हाल करेंगे तेरी बेटी का, जैसे तेरी बीवी का किया था। नवाज सूख निकलते हाँ में सा हिलाकर चुप करके बैठ गया और दिल ही दिल में माला को और खुद को कोसता रहा कि माला का ध्यान क्यों नहीं रखा। अदिल गुस्से से उठकर बाहर चला गया। वो पछता रहा था कि उससे माला को क्यों नहीं अपने पास रखा। उससे ढील दी, वो हाथों से निकल गई। वो गुस्से से गाड़ी चलाता जा रहा था। सामने से आती गाड़ी को देख ना सका और उसकी टक्कर दूसरी गाड़ी से हो गई। लारेब आज खामोश बैठी थी, वरना वो तो सारे कमरे और स्टाफ को सर पर उठाए रखती थी। सफ़ीर जो लेट हॉस्पिटल आया था, लारेब को खामोश देखकर वो परेशान हुआ था। क्या हुआ मेरी फ्रेंड को? उसके पास बैठता हुआ बोला, एंजल। लारेब की आवाज़ में नमी थी। क्या हुआ फेरी? मुझे ना बड़ी की याद आ रही है, मुझे बड़ी चाहिए। उससे अपनी काली आंखें उठाकर सफ़ीर को देखा था। काली आंखों में मौजूद पानी में सफ़ीर को अपना आप डूबता हुआ महसूस हुआ था। लारेब के कपकपाते लब सफ़ीर को अपनी तरफ मुतवज्जा करने लगे थे, लेकिन वो क्या सोच रहा था? अपनी ही सोच पर लानत भेजकर वो लारेब की तरफ मुतवज्जा हुआ था। बड़ी तो आज नहीं आ सकते, तो क्यों ना तुम अपने एंजल के साथ खेल लो। ओह वाह एंजल, हम साथ में खेलेंगे क्या? वो बच्चों की तरह चहकती हुई बोली। हाँ ना, चलो आओ, बाहर चलते हैं, ग्राउंड में। लारेब भी अपना जूता पहनते बच्चों की तरह उसका हाथ पकड़ते बाहर चली गई। किंग, अदिल सर का एक्सीडेंट हो गया है। क्या बकवास! किंग दहाड़ता हुआ सोफे से उठा था। कौन से हॉस्पिटल में है? आगे से एड्रेस बताया गया था और किंग हॉस्पिटल के लिए निकल गया था। आगे पीछे कई गाड़ियां निकली थीं। एंजल, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। वो खेल खेल कर एक बेंच पर बैठ गए थे। वो कभी गेंद को पकड़ने लगती थी, कभी सफ़ीर के पीछे भाग रही थी और अब वो थक गए थे। सफ़ीर ने अपनी पॉकेट चेक की जिसमें उसका मोबाइल नहीं था। फ्रेंड, रुको, मैं अंदर से अपना मोबाइल लेकर आता हूँ। सफ़ीर ने अपने स्टाफ से लारेब के लिए जूस मंगवाया था, जो कि अब वो मज़े से पी रही थी। सफ़ीर अंदर चला गया। एक कदम किंग ने गाड़ी से बाहर रखा था। वो जहाँ जहाँ चल रहा था वहाँ के लोगों में खौफ बढ़ रहा था। उसकी खौफनाक सूरत देखते लोग कुछ भी कहने से कासे थे। लारेब ने पानी पीते उठकर इधर उधर घूमना शुरू किया था। लारेब का चेहरा दूसरी तरफ था। किंग की नज़र लारेब की तरफ उठी थी और वहाँ ही खड़ा उस लड़की को देखता रहा जो सबसे अनजान एक तितली के पीछे भाग रही थी। उसके लंबे काले बाल आज खुले थे जो हवाओं के साथ साथ लहरा रहे थे। रानी। किंग के मुंह से निकला था, वही खूबसूरत, वही खूबसूरती। किंग के चेहरे पर कमीनी मुस्कुराहट आई थी।
तुम मुझे मिल ही गई रानी, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें। और तुम यहाँ, तुम अब सिर्फ मेरी रखेल बन के रहोगी। बहुत जल्द मैं तुम्हें अपने पास ले जाऊंगा। सर, अंदर चलें। पीछे एक गार्ड ने उसे होश की दुनिया में वापस लाया था। वीकनेस से लारेब को देखता आगे बढ़ गया। तब तक सफ़ीर भी अपना मोबाइल लेकर आ चुका था। एंजल, आप कहाँ चले गए थे? देखिए ना, वो तितली मुझसे पकड़ी नहीं गई। वो मासूमियत से बोली। मैं यहीं था, चलो आओ, मुझे कहीं किसी काम से जाना है। तुम रेस्ट करो, थक गई होगी। नहीं, मुझे और खेलना है, मैं नहीं थकी। लारेब अपने होंठों को गोल शेप में बनाते बच्चों की तरह बोली। फ्रेंड, तुम अपने एंजल की बात नहीं मानोगी क्या? मानूंगी ना, लेकिन आप मुझे पिज़्ज़ा खिलाओगे ना? ओके, खिला दूंगा। लारेब अपनी छोटी उंगली सफ़ीर के आगे कर दी। पिंकी प्रॉमिस करने लगी, जिसे देखते सफ़ीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। ओके फ्रेंड, पिंकी प्रॉमिस। फिर वो उसे लेकर अंदर चला गया। सुबह जब माला की आंख खुली तो खुद को सावी के आसार में देखकर उसके हाथ अपने ऊपर से हटाने लगी। पीछे हटो सावी। जब वो उससे गिरफ्त से निकल नहीं सकी तो मुश्किल से सावी को बोला। सोने भी दो माला, कितने अरसे बाद सुकून की नींद आई है और तुम मुझे डिस्टर्ब कर रही हो। और तुमने जो मुझे अपने साथ सुलाया हुआ है, मुझे उठना है, वॉशरूम में जाना है। तो क्या हुआ, सुलाया हुआ है तो शोहर हो तुम्हारा। हाँ, जबरदस्ती के शोहर। वो धीमे लहजे में बोली, लेकिन साव्यार उसकी आवाज़ सुन चुका था। जबरदस्ती का ही सही, तुम्हारा शोहर तो हूं ना। और तुम कभी भी अब मुझसे अलग नहीं हो सकती। और तुम तो मुझे बचपन से जानती हो मैं कितना जिद्दी हूँ। माला ने गौर से साव्यार के एक एक नक्श को देखा था। 7 साल पहले वो प्यारा था, लेकिन अब तो उसकी पर्सनैलिटी में इतना चेंज आ गया था कि वो बेहद खूबसूरत लगता था। साव्यार ने खुद को तकते पाया तो उसकी मुस्कुराहट गहरी हुई। उससे झुककर माला के लबों पर लब रखे थे कि माला आंखें फाड़े सावी को देख रही थी। उसे इस हरकत की उम्मीद नहीं थी। साव्यार को तो जैसे सदियों बाद सुकून मिला था। वो अपने लबों में नर्म फूल के पत्तों जैसे लब महसूस किए मदहोश हो गया था। माला ने मजबूती से सावी की शर्ट पकड़ी थी। सांस की किल्लत हुई तो माला ने साव्यार के सीने पर मुक्के बरसाए थे, जिससे साव्यार पीछे हुआ था और माला गहरे गहरे सांस लेने लगी, जबकि साव्यार को माला की हालत मजा दे रही थी। तुम जंगली इंसान। अभी माला कुछ कहती कि साव्यार ने झुककर उसके गर्दन में दांत गाड़े थे, जिससे वो करा उठी थी। वो दर्द से चिल्लाई, लेकिन साव्यार को फर्क नहीं पड़ा था। इतने में ही तुम्हारी चीखें निकल गई माला। अभी तो मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ की तरह नोचना भी है। जानी हूं ना मैं। साव्यार की आंखें सुर्ख हुई थी, जिसे देखते माला ने खौफ से थूक निकला था। सावी, वो मेरी गलती नहीं थी। उस वक्त हालात ऐसा थे कि। श्श्श, माला बेबी, हालात जैसे भी हों तुम्हें अपने दोस्त पर यकीन होना चाहिए था। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा दुख तुम्हारी वजह से हुआ था। सब यकीन ना करते, तुम कर लेती, मैं फिर भी जिंदा रह लेता। लेकिन तुमने मुझ पे यकीन न करके मुझे तोड़ दिया था। अभी माला कुछ कहती कि सावी उसे छोड़कर उठकर वॉशरूम चलाई गया। मैं अपने दोस्त अपने सावी को वापस ले आऊंगी, वो बाथरूम को देखती हुई बोली। अदिल को होश आ गया था, लेकिन वो अब भी माला की वजह से परेशान था। उसे बस माला चाहिए थी। किंग ने उससे वादा किया था कि वो माला को उसके पास जरूर लाएगा, जिसे सुनता अदिल खामोश हो गया था। अमान का आज दिल बेकरार था। वो एक दफ़ा अपनी चंदा से मिलना चाहता था। वो तैयार होता चंदा के पास चला गया। साथ में बॉडीगार्ड ले जाना नहीं भूला था। उसे मजा आने लगा था जब सब लोग डरते थे। गंगा, मैं कह रहा हूं मैं चंदा को लेकर जा रहा हूं, वो मेरी है। अरे बाबू, छोड़ मेरी बेटी को, वो तेरी नहीं है। अर्जुन फिर से कोठे पर आदम का था और जबरदस्ती चंदा को ले जाने आया था। साथ में उसके भी बॉडीगार्ड से कार्ड सेक कर लगता था वो भी किसी बड़े आदमी का बंदा है। तभी सब लोग पिस्टल थामे वहां जमकर खड़े थे। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ अर्जुन, छोड़ो। मेरी मोना देखो, मैं तुम्हारा अर्जुन। वो अपने दांत दिखाता चंदा को जहर लग रहा था। तुमने मोनिका को 5 साल पहले मार दिया था, वो अपना हाथ छुड़वाती गुस्से से बोली, जब अर्जुन ने दोबारा से उसकी कलाई पकड़ी। देखता हूं मैं तो कैसे नहीं जाती। छोकरी, तेरा सौदा कराया हूं मैं बड़े सेठ से। जब से उन्होंने तुझे इस कोठे पर देखा है तेरे हुस्न पर फिदा हो गए हैं। गंगा तो ये सुनती आगे बढ़ी थी। ये कोई बिकाऊ नहीं है। हट बे गंगा, तो आइफें बेकाऊ ही होती है। गंगा को धक्का देते चंदा को जबरदस्ती खींचता ले जाने लगा। अम्मा, अम्मा बचाओ। और अंदर आते अमान ने अर्जुन के आखिरी अल्फाज सुने थे। अर्जुन को चंदा का हाथ पकड़े देख अमान की रंगी रनी थी।
उससे अपनी पिस्टल निकालकर अर्जुन के हाथों के बिल्कुल करीब फायर किया था। अर्जुन के हाथ से गोली थोड़े फासले पर छूकर गुजरी थी। चंदा तो हैरान आंखें फाड़े अमान को देख रही थी। चंदा का हाथ अभी भी अर्जुन के हाथ में था। अर्जुन को अमान की रौबदार पर्सनैलिटी देखकर एक दफा खौफ आया था। कौन है बे तू? अर्जुन हिम्मत करते बोला था। हाथ छोड़ चंदा का। अमान गुस्से से बोला। ले, चंदा तेरा तो एक और आशिक आ गया। अर्जुन हंसते हुए बोला। तू जो भी है ये मेरी है, इसे मैंने खरीदा है। तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? चंदा की आंखों से आंसू टिप टिप गिरने लगे। अमान को चंदा की आंखों में आंसू देखकर गुस्सा जब्त करना मुश्किल हो गया था। जिन आंखों से उसे इश्क है, उन आंखों में आंसू देख अमान तड़प गया था। अमान ने एक गोली चलाई जो कि अर्जुन के हाथ को छूकर गुजरी थी। जिस हाथ से उससे चंदा का हाथ पकड़ा था, चंदा की एक जोरदार चीख निकली। अर्जुन ने कराकर चंदा का हाथ छोड़ा था। चंदा ने हैरत से अपने हाथ को देखा जहाँ खून लगा था। वो डर कर पीछे हुई। गंगा ने जल्दी से चंदा को थामा, वरना वो डर खौफ से ही गिर जाती। अमान ने आगे बढ़कर अर्जुन को मारना शुरू कर दिया। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी चंदा को हाथ लगाए और उसे लेकर जाए? तेरी इतनी हिम्मत? अमान के तो हाथ ही नहीं रुक रहे थे। चंदा मुंह पर हाथ रखकर हिचकियों को दबा रही थी, जबकि अमान के गार्ड्स अर्जुन के गार्ड्स पर बंदूकें ताने खड़े थे। बस कर दो बाबू। गंगा ने अमान को रोका। वो मर जाएगा। अमान इससे पहले कि अर्जुन को मार देता गंगा की आवाज से रुका था। उससे एक दफा चंदा की गैर होती हालत देखी थी, फिर उससे अर्जुन को छोड़ दिया। अभी तो तुझे छोड़ दिया है, आइंदा तो इधर आया तो तुझे नहीं छोड़ूंगा। अमान ने घुराते हुए कहा। अर्जुन उठकर पीछे होते हुए होंठ और निकलते खून को साफ किया था और एक कहर भरी नजर चंदा पर डाली थी और जाने लगा और मुड़कर अमान को देखा। ये तूने अच्छा नहीं किया छोकरे, तेरे को छोड़ूंगा नहीं। वो अमान को धमकी देता चला गया। अमान चंदा की तरफ बढ़ा। चंदा, आप ठीक तो है ना? लेकिन चंदा तो खौफ से अमान को देख रही थी। अमान को महसूस हुआ था कि चंदा उससे देखकर डर रही है। चंदा ने उससे धक्का दिया। इससे पहले कि अमान कुछ कहता, चंदा भागकर कमरे में बंद हुई थी। गंगा ने लपमेचे अमान को देखा। बाबू, तुझे कहा भी है तू यहाँ ना आया कर। क्यों चंदा को दुख देना चाहता है वो सब? मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता, मैं तो उनके सारे दुख समेट लेना चाहता हूँ। अमान ने अपनी नजरें बंद दरवाजे पे रखकर गंगा से कहा। बाबू, तेरे को यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। ये तो वाइफों का अड्डा है, यहाँ लोग मोहब्बत नहीं जिस्म लेने आते हैं। लेकिन मुझे तो चंदा के जिस्म नहीं, उसकी रूह से मोहब्बत है। गंगा ने उस पागल लड़की को देखा जो एक तो वाइफ के पीछे पागल हो रहा था। अमान चलता हुआ चंदा के कमरे में गया था। गंगा ने उसे आज नहीं रोका था। वो दरवाजा खोलकर अंदर गया जहाँ चंदा अपना खूबसूरत चेहरा हाथ में थामे रो रही थी। कदम बा कदम चलता अमान उसके पास गया था। उसके पास से बैठ के नीचे बैठ गया। चंदा, अमान ने पुकारा, लेकिन चंदा ने अपने सर घुटनों से नहीं उठाया। चंदा, इधर देखिए। चंदा ने उसकी गुस्से से भरी आवाज सुनी तो डर कर उसकी तरफ देखा। उसे अपने कदमों में बैठा देख वो हैरान हुई थी। बाबू, ये तू नीचे क्यों बैठा है? ऊपर बैठ। उससे अच्छा नहीं लगा था कि वो उसके कदमों में बैठा है। आप मत रोइए चंदा। बाबू, तू पहले ऊपर आके बैठ। उसकी बात को इग्नोर करती उससे कहने लगी। अमान उससे कदमों से उठकर उसके पास बैठ गया। चंदा ने उसे देखा जो भला का खूबसूरत था। पता नहीं वो किन चक्रों में फंस गया था। उससे सोचा अच्छा लड़का है, वो उससे प्यार से समझाएगी कि वो यहाँ ना आया करे। शरीफ लड़के यहाँ नहीं आते। अमान ने चंदा को खामोश अपने आप को तकते पाया तो उससे चंदा को पुकारा। क्या हुआ चंदा, ऐसे क्यों देख रही हैं? देख बाबू, तू यहाँ ना आया कर। शरीफ लड़के यहाँ नहीं आते और तो वाइफें किसी के जिस्मों की प्यास तो बुझा सकती हैं, लेकिन किसी की मोहब्बत नहीं बन सकती। एक हिचकी पड़ते चंदा ने ईमान को कहा। चंदा, आप एक दफा मेरा हाथ थाम कर तो देखें। यकीन करें, आपको नौउम्मीद नहीं करूंगा। बाबू, मुझे प्यार मोहब्बत पर यकीन नहीं रहा। भगवान ने कभी मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तू किन चक्रों में पड़ गया है? मैं नहीं चाहती तेरी इज्जत मेरी वजह से खराब हो। बदनाम तो हम पहले से हैं चंदा, और अगर कोई आपको बुरी नजर से देखकर तो दिखाए, मैं उसकी आंखें नोच लूंगा। चंदा ने उसकी बात पर कुछ नहीं कहा, लेकिन वो सोचती थी कि अमान उसकी खूबसूरती के पीछे है। कुछ दिन बाद उसका फिर से दिल भर जाएगा और फिर से एक और अर्जुन उसका दिल तोड़ जाएगा। मैं आपका दिल नहीं तोड़ूंगा चंदा। चंदा ने अपनी नीली आंखें उठाकर अमान को देखा था। अमान की आंखों में देखते ही
चंदा का दिल जोरों से धड़का था। उसे लगा अगर वो मज़ीद उसकी काली आँखों में देखेगी तो उसके सहर में जकड़ी जाएगी। चंदा ने जल्दी से नसें झुका दी। जिसे देखता अमान मुस्कुराया था। और हाँ, ये फूल लेकर आया हूँ आपके लिए। अमान ने पॉकेट से फूल निकाला था, जिसकी कई पत्तियां उतरकर चंदा के पास गिरी थीं। चंदा ने ना चाहते हुए भी वो फूल पकड़ लिया था। उसे एक नए एहसास से अमान रोशनास करवा रहा था। कैसा एहसास था, इतना पाक कि वो तवाइफ होते हुए भी कोई मर्द उसे इज्जत की निगाह से देख रहा था। उसे मोहब्बत का तोहफा गुलाब का फूल दे रहा था। जब आप मेरी मोहब्बत कबूल करेंगी, मैं उस दिन आपको इन घुंघरुओं की जगह आपके पाँव में पायल पहनाऊंगा। उठकर जाने लगा कि एक दफा फिर मुड़ा था। चंदा, अब आप कभी भी रक्स नहीं करेंगी। जिस दिन मैंने आपको रक्स करता देख लिया, यकीन करें, उस दिन आपको उठा कर ले जाऊंगा और कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। वो अपनी काली आंखों को चंदा की नीली आंखों में गाड़ते हुए बोला। चंदा को गुस्सा आने लगा था। वो उस पर रूप झाड़ रहा था। अरे बाबू, मैं तेरी कोई बांदी नहीं हूँ जो तेरी बात मानूंगी। उससे भी गुस्सा आ गया था। वो नहीं चाहती थी कि वो उससे नरम लहजे में बात करे, उससे कोई गलत उम्मीद दिलाए। देख लूंगा चंदा आपको भी, अगर मुझे रक्स करती नजर आई तो। ये कहकर चला गया। पीछे चंदा ने एक नजर फूल को देखा और उठकर अलमारी में रख दिया। पहला गुलाब मुरझा गया था, लेकिन उसकी खुशबू अभी भी चंदा को अपने बदन में खुजती हुई महसूस हुई थी। बात वफाओं की होती तो कभी न हारते, बात नसीब की थी, कुछ कर न सके। माला शीशे के सामने ब्लू कलर का शॉर्ट फ्रॉक पहने, नम बाल, नीली आंखें लिए खुद को देख रही थी। वो कैसे यहाँ से भागे, भागे भी या नहीं, या वो सावी को ठीक करे, उसे दोबारा से पहले वाला सावी बनाए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे क्या नहीं। अभी वो सोच ही रही थी कि पीछे से किसी ने उसे अपने हसार में लिया था। सावी के वजूद से उठती परफ्यूम की महक माला की आवाज़ मुअत्तल करने लगी। सावी ने अपना सर माला के कंधे पर रखा, जिससे सावी की बीहड़ की चुभन महसूस करती माला अपनी आंखें बंद की थी। सावी ने माला का रुख मोड़ा, जो कि आंखें बंद किए खड़ी थी। वो उसे देखता उसको लबों को कैद कर गया। माला उसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़ चुकी थी। साकिन माहौल में एक फुस्सूं तारी था, लेकिन सावी तो अपनी मोहब्बत की बरसात करने में मसरूफ था और उसकी शिद्दत बढ़ने लगी थी। माला से तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। उससे सावी की शर्ट न पकड़ी होती तब तक गिर चुकी होती। सांस बंद होने पर सावी पीछे हुआ तो माला ने उसे गुस्से से देखा और गहरी गहरी सांस लेने लगी। बहुत प्यारी लग रही हो भालू। माला के चेहरे की सुर्खी नीली आंखें सावी को बहुत कुछ करने पर मजबूर कर रही थीं, लेकिन वो सब से खड़ा रहा। पता नहीं मैं तुम्हारे पाप के किए की सजा तुम्हें क्यों नहीं दे पा रहा। मैं सोचता था कि मैं तुमसे बदला लूंगा, लेकिन तुम्हें तड़पाऊंगा तभी मुझे सुकून मिलेगा। माला ने आंखें उठाकर सावी को देखा। लेकिन जब से तुम मेरे पास हो, मुझे वैसे ही सुकून मिल गया है और मैं तुम्हें तड़पाना चाहता हूँ, लेकिन अपने प्यार में। वो खुमार उलूद लहजे में कहता माला की रीढ़ की हड्डी में से सनसनाहट दौड़ा गया। मुझे भूख लगी है, वो जल्दी से बोली। हाँ भालू, चलो खाना खाते हैं बाहर। माला की ईविल से दोबारा मुलाकात नहीं हुई थी। नीचे खाना खाने आई तो डाइनिंग टेबल पे अमान और ईविल भी बैठे थे। ईविल माला की तरफ देखती मुस्कुराई थी। आओ बैठो माला। ईविल ने मुस्कुरा कर कहा। वो आराम से बैठ गई। उससे ईविल बहुत अच्छी लगी थी, जबकि अमान को तो वो खान जाने वाली नजरों से देख रही थी। अमान दांत निकालता उसे देख रहा था। वैसे माला भाभी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं, जैसे खाने की जगह मुझे खाने का इरादा हो। इस बात से माला भी खजल होती जल्दी से नसें झुका गई। सावी ने अमान को घूरा। क्या, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। वो मुंह बनाता खाना खाने लगा। ईविल ने भी मुस्कुराकर सावी को देखा, जो कल से बेहद खुश न लग रहा था। उसके चेहरे से खुशी छलक रही थी। नवाज, मुझे वो लड़की मिल चुकी है। कल मैंने उसे हॉस्पिटल में देखा है। मुझे वो लड़की चाहिए। वो आज भी उतनी ही खूबसूरत है जितनी 5 साल पहले थी। किंग की नसों के सामने लारेब का खूबसूरत सरापा घुमा था, जैसे किंग देखता नशे में डूबता जा रहा था। क्या पता वो वहां किसी के साथ आई हो। वो जहां कहीं भी रहती है, मुझे वो चाहिए। मेरी रखेल बनेगी, मेरी रानी। और नवाज उससे खा जाने वाली नसों से देख रहा था। बूढ़ा हो गया है, लेकिन उस लड़की की जान नहीं छोड़नी। माला को अब किसी भी तरीके से नवाज को कॉल करनी थी। उससे ये बात परेशान कर रही थी कि उसका बाप उसके लिए परेशान हो रहा होगा, इससे वो चाहती थी। लेकिन उसे सावी कोई मौका नहीं दे रहा था। वो अब सावी से डरती नहीं थी। उसे पता था सावी बदले की आग में कभी भी उसकी इज्जत नहीं नोचेगा, लेकिन वो कभी कभी उसकी बेरूही से तंग आ जाती थी।
उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे जावेद से अपने किए की माफ़ी मांगे। आज एविल ने कायान को कॉल करनी थी, वो भी उसकी एन बनकर। जावेद ने बताया था कि एन का एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से वो 5 साल कोमे में रही थी। अभी 3 महीने पहले ही वो होश में आई है। जावेद सब कुछ माला से छुपा गया था, वो बेचारी भी मान गई थी। कयान जो अपने ऑफिस में बैठा था, किसी की कॉल आते ही उससे मोबाइल उठाया। नंबर देखकर पहले तो उससे इग्नोर करना चाहूँ, लेकिन फिर उसे सोच के तहत वो कॉल उठा गया। आन, आपने तो कहा था मैं आपका बच्चा हूँ, आप मुझे कभी अपने से दूर नहीं करेंगे, फिर आपने मुझे ढूंढा क्यों नहीं? आप झूठ कहते थे, अब आपको मेरी ज़रूरत नहीं है। एन तो फ़ोन उठाते ही शुरू हो चुकी थी और कयान तो बस एक लफ्ज़ सुनाई दे रहा था, आन, आन, आन। वो कई लम्हे कुछ बोल ही नहीं पाया। उसका दिल 100 की स्पीड से धड़क रहा था। उसके ऑफिस में सांस लेने तक की आवाज़ नहीं आ रही थी। वो साकिब बैठा अपनी एन की आवाज़ सुन रहा था। एन। कई लम्हे गुस्सने के बाद उससे एन को पुकारा तो दूसरी तरफ एन खामोश हुई थी। कयान की आंखों से आंसू निकल कर उसकी खूबसूरत दाढ़ी में जज्ब हो रहे थे। दूसरी तरफ कयान के मुंह से अपने लफ्ज़ एन सुनकर एन का दिल जोरों से धड़का था। कितनी ही देर दोनों खामोश रहे। मेरा बच्चा, मेरी एन। कयान होश की दुनिया में आते ही बोला, नहीं हूं मैं आपका बच्चा। सिसकियों की आवाज़ से कयान का दिल बेचैन हुआ था। ना जाने वो कहाँ थी, कहाँ नहीं, किस हाल में थी, जो इतने सालों बाद वापस आई थी। वो तड़प गया था एन की आंसू भरी आवाज़ सुनकर। एन, तुम कहाँ हो? एन, प्लीज बताओ, मैं अपनी एन को लेने आता हूँ। नहीं, मुझे वापस नहीं आना, आप बहुत बुरे हैं, आपने मुझे नहीं ढूंढा। एन अपने आंच से बात करके बिल्कुल पहले वाली बच्ची बन गई थी। बताओ एन। नहीं बताऊंगी, क्यों पूछ रहे हैं? जाइए, आपकी बीवी किरण आपका इंतजार कर रही होंगी। उससे जानबूझकर किरण का नाम लिया था। मैंने शादी नहीं की एन, मैंने नहीं की। मैं बस तुम्हारा हूँ, तुम बस मेरे पास आओ। वापस आ जाओ प्लीज। मैं नहीं आऊंगी। मैं ले आऊंगा, अब कभी दूर नहीं जाने दूंगा। आपने खुद मुझे दूर भेजा था, आप बुरे हैं। मैं जानता हूँ, बस तुम मुझे बता दो। इतने में साव्यार ने एन से मोबाइल लेकर कयान को घर का पता बताना शुरू किया, जिसे कयान सुनकर जल्दी से गाड़ी लेकर निकल पड़ा था। उसका दिल कर रहा था ये 20 मिनट का रास्ता 2 मिनट में तय कर ले। अपनी एन को देखना चाहता था। 20 मिनट के बाद वो एक घर के सामने पहुंच चुका था। उसका दिल धक धक कर रहा था और अपनी एन को 5 साल बाद देखेगा वो कैसी होगी। वो उसकी आवाज़, उसके रोने की आवाज़ कयान को बेचैन कर रही थी। एन, तुम तैयार हो कयान का सामना करने के लिए? वो आ गया है। हाँ, मैं अपने आन से मिलने के लिए तैयार हूँ। जल्द तुम लोगों को अपनी शादी में बुलाऊंगी। वो हंसते हुए अमान और सावियार से कहने लगी तो अमान और सावी भी मुस्कुरा दिए। माला सारी बात समझने की कोशिश कर रही थी कि एन ने किसको कॉल करके बुलाया। उसने इस घर के अंदर कदम रखा था, दिल 100 की स्पीड से धड़क रहा था। वो 5 साल बाद अपनी एन को देखेगा। मामा कितनी खुश होंगी जब मैं अपनी एन को घर लेकर जाऊंगा। एन भी कमरे से बाहर आई थी। कयान ने अपने सामने खड़ी एन को देखा और एन ने अपनी नसें उठाकर कयान को देखा। वक्त थम सा गया था। वहां सिर्फ लोगों के आंसुओं की आवाज़ थी, बेहद खामोशी। कयान तो यकटक एन को देख रहा था। कितनी खूबसूरत हो गई थी उसकी एन। वो बच्ची नहीं रही थी, वो बड़ी हो गई थी। एन ने कयान का फेवरेट कलर ब्लैक पहना था। उसे पता था कयान उससे ब्लैक कलर में देखेगा तो उसका यही रिएक्शन होगा। कयान की आंखों से आंसू निकलने लगे थे और एन तो अपने सामने अपने इश्क को आंखों से आंसू निकालता देख भागकर उससे गले लगी थी। कयान का वजूद थमा था। वो जहाँ था वहाँ ही खड़ा रहा। एन का नरम और गुलजार सराबा कयान के जिस्म में सनसनाहट पैदा कर गया। आन, एन ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर कयान को देखा, जिससे कयान को होश आया। फिर उसे जोर से अपने बाजू एन के गिर्द बांध दिए थे, ऐसे जैसे वो कभी भी अब अपनी एन को दूर नहीं जाने देगा। अमान और सावियार खामोशी से ये सब देख रहे थे और अमान सावी दोनों एन को देखकर सोच रहे थे, कितनी बड़ी ड्रामेबाज है, ऐसे जैसे पहली दफा मिल रही है। अमान तो एक गहरी सांस भर कर रह गया। एन मेरी जान, तुम क्यों छोड़कर चली गई? एक दफा मुझसे पूछती, मुझसे शिकायत करती, लेकिन छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मुझे माफ कर दो एन। नहीं आन, मैंने गलती की थी उस रात निकलकर। कयान ने फिर सबकी तरफ ध्यान दिया था। शुक्र है कयान, आपने हमारी तरफ भी ध्यान दिया। मैं तो समझा था अब दरवाजे ही से ही अपनी एन को लेकर चले जाएंगे।
अमान ने अपनी पर जोर देते हुए बोला। जाविया ने एक थप्पड़ रसीद किया। चुप भी कर जाया करो। एन, ये सब लोग कौन है? मैं बताता हूँ। जाविया संजीदा लहजे में बोला। उस सब एक हॉल में बैठे थे। एन का एक्सीडेंट मेरी गाड़ी से हो गया था। बड़ी मुश्किल से इसकी जान बची है। 5 साल तक कोमे में रही है। ये 2 महीने पहले ही कोमे से बाहर आई थी। उठते ही आपका नाम लेना शुरू कर दिया था, लेकिन इसकी हालत ठीक नहीं थी, इसे हमने कॉल नहीं करने दी। लेकिन अब आपकी एहन बेहतर हो रही है। इसे सब्र नहीं हो रहा था तो आज कॉल कर दी। एन तो कायान को वालाहाना नजरों से देख रही थी। आखिर उसका इश्क था। एन कायान के बाजू को जोर से पकड़ी बैठी थी। माला को भी एन की कहानी सुनकर दुख हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया तुम लोगों का, मेरी एन का इतना ख्याल रखा है। नहीं कायान काज़मी, एन हमारी बहनों जैसी है, उसका ख्याल रखना हम पर फर्ज है। काफी देर और बातें करते रहे। फिर एन सबसे मिलकर अपनी आन के साथ चली गई, जबकि माला परेशान हो गई थी। क्या वो साविया के साथ घर में अकेली कैसे रहेगी?